So good morning, dear friends. Good morning, children. Good morning. मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलिए, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है? ठीक है. एज यू नो दैट द सेंट्रल बैंक इज आवर एपेक्स. 1935 से इसकी यात्रा शुरू होती है. 1934 एक्ट आरबीआई एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना होती है. हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है. इतनी सारी चीज़ें आप जान गए हैं. और सेंट्रल बैंक से सारे बैंक दिशा निर्देशन लेते हैं. सेंट्रल बैंक उनको मॉनिटरिंग करता है, उनको गाइडलाइंस देता है, उनके ऑपरेशंस को देखता है कि हाउ दे आर फंक्शनिंग. ये सब सारी चीज़ें हम सेंट्रल बैंक को दे सकते हैं. और यहाँ पर हमने स्पेसिफिक रूप से फंक्शंस को देखने का प्रयास किया है. तो करेंसी अथॉरिटी हमारा पहला फंक्शन है. करेंसी अथॉरिटी. वॉइस क्लियरिटी है बेटा? सबको मेरी आवाज़ पहुँच रही है? ऑल आर गेटिंग माई वॉइस क्लियरली? यस सर। Okay. So functions of central bank we are seeing here and on the screen. हम सारे बच्चों को ये सब याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद होना चाहिए. इतनी बार इसको लिखो ये बिल्कुल याद हो जाए. करेंसी अथॉरिटी, ठीक है. बैंकर्स टू द गवर्नमेंट एंड बैंकर्स बैंक भी होता है. बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर. कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड ट्रेड. ठीक है. मनी सप्लाई के बारे में आप पढ़ चुके हो. क्रेडिट क्रिएशन के बारे में आप पढ़ चुके हो. क्रेडिट क्रिएशन का मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मुझे कोई बताएगा? जल्दी से बताओ मनी मल्टीप्लायर, ताकि मैं देखूं हमारे बच्चे कितना ध्यान देते हैं. सर 1/LRR। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड अंकित बेटा. अच्छा, टोटल डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या है सर हिमांशु? टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर। सुनना सुनना नहीं ना, हिमांशु को मैं बोल रहा था ना. चलो ठीक है. टोटल डिपॉजिट इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर. ओके, वेरी गुड. एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. तो ये हमारी हमने कैटेगरी बनाई हुई है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक को याद करने के लिए. करेंसी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड ट्रेड, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. सॉरी. करेंसी अथॉरिटी जल्दी से देख लेंगे. सोल अथॉरिटी मतलब एकमात्र यही है जो कि करेंसी नोट्स को प्रिंट करता है. आगे लिखा हुआ है 1 रुपए का नोट और पॉइंट्स नहीं करता है. वो कौन करता है वो भी लिखा हुआ है. कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया, एनडीए वगैरह के एग्जाम में कई बार आ चुका है. विच आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इनको इशू किया जाता है. प्रिंटिंग, मिंटिंग, सर्कुलेशन ऑफ मनी इनटू द इकोनॉमी इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई. इसके एडवांटेज क्या है? यूनिफॉर्मिटी बनी होती है नोट सर्कुलेशन में. gives power to the central bank to influence money supply because currency with the public is a part of money supply. ठीक है. करेंसी विद द पब्लिक, जब हम एम इक्वल टू सी प्लस डी प्लस ओडी जब पढ़ते हो तो करेंसी विद द पब्लिक. सी क्या है? करेंसी विद द पब्लिक. ठीक है. उसमें कॉइन्स एंड नोट्स दोनों आते हैं. तो ये यहीं से ये निकल के आता है कि गिव्स पावर टू द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई. मनी सप्लाई को इसी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है बिकॉज करेंसी विद द पब्लिक इज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. Okay, it enables the government to have supervision and control over the central bank with respect to the issue of notes. तो ये सारी चीजें वो अपना जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई है हमारा, और जिसके गवर्नर हैं शक्तिकांता दास फ्रॉम दी साइड, इनेबल्स द गवर्नमेंट टू हैव सुपरविजन. आप देखो अभी बहुत सारे स्कैम्स हुए पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई से पैसा लेके लोग भागे. इतने सारे मॉनिटरिंग करने के बाद भी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं. अगर मॉनिटरिंग करने वाला नहीं होता तो आए दिन हमको कुछ न कुछ घोटाले स्कैम्स नजर आते. तो ये आरबीआई की का जो एक जो नियंत्रण है, जो प्रोविजन है, और आरबीआई जो सिंस द गवर्नमेंट का पार्ट है तो गवर्नमेंट का आरबीआई के थ्रू बैंकिंग सिस्टम पर नियंत्रण है. अगर बहुत सारे करेंसी अथॉरिटीज होते तो ये समस्याएं बढ़ जाती. गवर्नमेंट के लिए वॉचडॉग की भूमिका को निभाना मुश्किल हो जाता और आरबीआई के लिए मुश्किल हो जाता. ठीक है, सबके लिए मुश्किल होता. गवर्नमेंट के लिए स्पेशली मुश्किल होता है क्योंकि अभी इतने सारे बैंक है, हजारों बैंक है, जिसमें उनको कंट्रोल करना, उनको नियंत्रण करना, उनको गाइडलाइन देना बहुत मुश्किल होता है. तो एक आरबीआई है कि आरबीआई का नियंत्रण है, मतलब गवर्नमेंट का नियंत्रण. ओके, तो इट इंश्योर्स पब्लिक फेथ इन द करेंसी सिस्टम. फेथ भी बना जाता है क्योंकि एक नोट्स होता है इसके ऊपर. जैसे आप ही की क्लास के बच्चे ने बोला था ना कि मैं धारक को, तो उसने कहा था कि हाँ सर इसमें ये वर्ड भी है, तो इट्स ओके. तो जब लिखा होता है किसी नोट के ऊपर कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, तो ये एक फेथ जनरेट करता है कि हाँ कोई तो है जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये पैसा मैं आपको
रिटर्न कर दूंगा। पैसा बैंकिंग से जो पैसा लोकल मार्केट में नहीं सर्कुलेशन में आता है, उस पैसे को भी बैंक एक्सेप्ट कर लेता है अपने इस प्रॉमिस के तहत। तो ये फेथ जनरेट करता है। इट हेल्प द स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी जो है इसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश करने का, इसको स्थापित करने का काम भी आरबीआई करता है। अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है तो करेंसी की वैल्यू को हम बढ़ाएं कैसे, तो हम उसको बढ़ाने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो हम सप्लाई को घटा दें या डिमांड को बढ़ा दें फॉरेन करेंसी। तो इस तरीके से हम करेंसी की वैल्यू, जो कि हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जब हम पढ़ेंगे, एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो हम जितना ही एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा, हमारे करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, हमारे पास जितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, हमारे जितनी इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज में, तो मल्टीपल तरीके होते हैं। तो इसको भी मेंटेन करना ये आरबीआई का दिशा निर्देशन नहीं होता है। ओके, तो ये हमने पहले भी चर्चा किया था। अब आते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। ये बैंकर टू द गवर्नमेंट जब हम करते हैं तो हमको अपने एक किसी बैंक को चूज कर लो, दिमाग में बैठा लो कि मैं केनरा बैंक का एक कस्टमर हूँ, मेरा अकाउंट केनरा बैंक में, सिंडिकेट बैंक में है या किसी भी बैंक में है। तो मेरा इस पॉइंट को याद रखने का एक तरीका है कि मेरा जो रिलेशन अपने बैंक के साथ है, केनरा बैंक हो चाहे एसबीआई हो, जो भी बैंक हो, तो वही रिलेशन गवर्नमेंट का बैंक के साथ, आरबीआई के साथ है, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है। गवर्नमेंट मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट भी है, यूनियन गवर्नमेंट भी है। तो सेंट्रल बैंक वर्क्स एज ए कॉमर्शियल बैंक फॉर गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम करता है? कॉमर्शियल बैंक फॉर गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स ऑल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट लाइक ऑर्डिनरी बैंक प्रोवाइड सर्विसेज टू पब्लिक। अभी इसमें सर्विसेज क्या होता है? इससे लोन लेते हैं तो वो भी गवर्नमेंट भी लोन लेती है। ठीक है, तो ये जितनी भी सुविधाएं हम करते हैं, करंट अकाउंट उसके गवर्नमेंट के ओपन होते हैं, वो आगे के पॉइंट्स में आपको दिखाई देगा। ठीक है, डिपॉजिट गवर्नमेंट भी करती है अपने सरप्लस फंड को। तो सेंट्रल बैंक मैनेजेस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग एंड फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू। अब ये गवर्नमेंट जब लोन कब लेती है? जब मान लो कि एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होते हैं। जैसे मान लो कि हमको डिफेंस की इक्विपमेंट बहुत परचेज कर रहे हैं आजकल, तो वो हमारी जरूरत है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इसी तरह मान लो कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी, डिजास्टर या दूसरे जिसको हम, तो ये हम अगर खर्चे ज्यादा करते हैं और रेवेन्यू कम होते हैं, इसको गैप को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? बोरो करते हैं। इस बोरोइंग को हम जो जो डेफिसिट होता है, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, तो ये क्या होता है? डेफिसिट होता है। तो इट प्रोवाइड्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। द गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। ये गवर्नमेंट कैसे करती है? बोरोज मनी फॉर मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स होता है जो कम समय के लिए जो अपने लोन को लेने और चुकाने के लिए ट्रेजरी बिल्स का यूज किया जाता है। तो वो सेंट्रल बैंक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। द गवर्नमेंट बोरोज मनी बाय सेलिंग ट्रेजरी बिल्स टू द सेंट्रल बैंक। तो ये इस तरीके से गवर्नमेंट बोरो करते हैं। दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द आरबीआई। इसी को हम कहते हैं डेफिसिट है, फाइनेंस में जो डेफिसिट है उसको कंप्लीट करना। ओके, चलो इस पॉइंट में अभी तक कोई दिक्कत हो तो आप बताइए, जल्दी से बताइए। ओके, बोलिए बेटा। नहीं है सर। चलिए, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का सेकंड एक्सटेंशन देख लीजिए। आयुषी पढ़ बेटा, जल्दी से पढ़ बेटा। आयुषी जल्दी से, रीड फास्ट। As an agent, the central bank also has the responsibility of managing the public debt. It maintains a current account for keeping their cash balances. It also accepts the payment of taxes from public on behalf of the government and makes payment for the checks issued by government. As an advisor, the central bank advises the government from time to time on economic, financial, and monetary matters. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बैंकर टू द गवर्नमेंट का जो एक्सटेंशन वाला पॉइंट है, कि अगर आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देगा कि द सेंट्रल बैंक आल्सो मैनेजिंग पब्लिक डेट, हाँ, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। ठीक है, इट वर्क्स एज अ कस्टोडियन ऑफ रिजर्व्स और करेंसी अथॉरिटी, और
इस तरीके से 2-4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस रूप में ये पब्लिक डेब्ट को मैनेज करता है। तो ये आंसर आपका क्या है, एजेंट के रूप में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एजेंट के रूप में जो पब्लिक जो डेब्ट है उसको मैनेज करना, मतलब जो भी हम उधार लेते हैं, पब्लिक से भी बोरिंग ली जाती है, उसका मैनेजमेंट जो है वो एक गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इट डज, इट मीन्स इट मेंटेन्स अ करंट अकाउंट, जिसकी चर्चा हमने पहले की कि अब गवर्नमेंट का करंट अकाउंट ये इसके पास होता है जिसको मैनेज करता है। मतलब करंट अकाउंट का मतलब क्या, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसमें आप जो भी पैसा आप जमा करते हो निकाल सकते हो, जितनी बार जमा करो, कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते। लेकिन सेविंग बैंक होता है, दूसरे जो डिपॉजिट्स होते हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो उसको बैलेंस, उस कैश को मेंटेन करना भी हमारा आरबीआई करता है, जो गवर्नमेंट के लिए करता है। ओके, तो करंट अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज होती है, हाँ, जिसकी मतलब जिसे बैंक कॉमर्शियल बैंक देते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज है जिसके अगर एक कस्टमर से बिहेवियर से मेरा मतलब है कि गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करने से मतलब नहीं है, बिहेवियर से मतलब है कि फाइनेंशियल जो ट्रांजेक्शन्स का जो पैटर्न है, दैट इज द बैंकिंग बिहेवियर की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर वो अच्छा है तो आपको बैंक आपके पास रिकॉर्ड के आधार पर ओवरड्राफ्ट, आपके पास आपको जरूरत है, वो आपके अकाउंट में पैसा नहीं तब भी आपको दे देगा। इट इज दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इट आल्सो एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक गवर्नमेंट। जब आप बजट पढ़ोगे तो उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में पढ़ोगे, तो सोर्सेज ऑफ टैक्स के बारे में पढ़ोगे। तो ये गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है, तो वो इट आल्सो एक्सेप्ट द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी के माध्यम से टैक्सेस लगाती है और उसको कलेक्ट करने का काम उसको करता है। तो मेक पेमेंट फॉर द चेक्स इशूड बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पेमेंट चेक इशू किया जाता है, जो फैसिलिटीज कस्टमर को मिलती है कॉमर्शियल बैंक के साथ, वही चेक की फैसिलिटीज गवर्नमेंट को मिलती है आरबीआई के साथ एज एन एडवाइजर। तो इसलिए आपको की पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि जो संबंध बैंकर टू द गवर्नमेंट में, वही पॉइंट हमको लिखना है। हाँ, 90% वही पॉइंट है जो हमारे लिए, हमारा जो संबंध है कॉमर्शियल बैंक के साथ, वही संबंध गवर्नमेंट का बैंक के साथ, आरबीआई के साथ। एज एन एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। ठीक है, इकोनॉमी की कंडीशंस, जैसे अभी आपकी आज की स्थिति लो, जीडीपी -23.5 के आसपास चला गया है। ठीक है, निगेटिव, पॉजिटिव होता तो बहुत ही अच्छा होता, निगेटिव है। और ऐसी स्थिति में इकोनॉमी में किस तरह के, तो आरबीआई कैसे बैट के साथ काम कर रहा है, ईएमआई जो जिन लोगों ने लोन लिया है उनके ईएमआई को के ऊपर उसने चेक लगाया, उनको पेनल्टीज नहीं देने के लिए कहा गया। अभी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे रिबेट एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो एक एडवाइजर की भूमिका में है आरबीआई, और इसलिए ये हमारा पॉइंट बहुत ही वैलिड है। एज एन एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। ओके ओके बेटा, ठीक है। अब एक यहाँ पर स्पेशल अटेंशन के रूप में लिखा है, एज एन एजेंट आरबीआई द सेंट्रल बैंक वर्क्स एज ए कमर्शियल बैंक फॉर द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स ऑल सर्विसेज, आप डिस्कस कर चुके हैं हम, और सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स ऑल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज टू द गवर्नमेंट लाइक ऑर्डिनरी बैंक। ये बहुत बार मैंने रिपीट किया इस पॉइंट को, प्रोवाइड सर्विसेज टू द पब्लिक। सेंट्रल बैंक मैनेजेस ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स एंड फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स, यहाँ हमने उन पॉइंट्स को हाईलाइट करने का प्रयास किया। इट प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू, दिस इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। ओके, रिपीटेशन हो गया इस पॉइंट का। थ्रू बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई इट मैनेजेस पब्लिक डेब्ट, ये पब्लिक डेब्ट को हाईलाइट किया। इट आल्सो एक्सेप्ट्स द पेमेंट ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेक्स पेमेंट फॉर द चेक्स इशूड बाय, ये रिपीटेशन हो गया पॉइंट। ओके, चलो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। ठीक है, अब बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, इसको मैं हमेशा एक सिंपल टर्म यूज करता हूँ, दादा बैंक। ठीक है, तो बैंकों का बैंक। ओके, जब कभी बैंक सिस्टम के साथ कुछ घटनाएं घटती हैं तो उस समय यही काम आता है, इसी पॉइंट से वो काम में आता है, क्योंकि सबको मॉनिटर करने का काम करता है, सबको सुपरवाइज करने का काम करता है। तो जब समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी इसी के पास होता है। तो बीइंग एपेक्स बैंक, सबसे सुप्रीम बैंक होने के नाते द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज द
बैंकर टू द बैंक्स, ठीक है। इन दिस सेंस बैंकर टू द बैंक, जैसे हमने कहा बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का अकाउंट इसके पास जमा होता है, आरबीआई के पास जमा होता है, इसलिए बैंकर टू द बैंक्स है, तो बैंक से, ये ध्यान रखना, बैंकर टू द बैंक्स है, तो बैंक्स का पैसा आरबीआई के पास जमा होता है, बैंक्स का, बैंक नहीं, बैंक्स का। In this sense, it bears the same relationship with the commercial banks as the latter maintains with the general public. Okay? अब इसके अंदर 3 पॉइंट है, मतलब बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। तो ये देखो बैंकर्स बैंक के अंदर के पॉइंट्स हैं। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, मतलब हम उसके गार्जियन हो गए, उनके कैश रिजर्व को मतलब अपने कस्टडी में रखना, कस्टडी में जो रखते हैं तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। तो आरबीआई जो है बैंक्स के पैसे की कस्टडी रखता है अपने पास, उसका एक पोर्शन अपने पास रखता है। दूसरा पॉइंट क्या है, लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, इसकी व्याख्या हम देखेंगे आगे। लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट मतलब जब कहीं से भी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को हेल्प नहीं मिलता है, देयर इज नो स्कोप फॉर देयर हेल्प, देन व्हाट दे डू, दे अप्रोच टू द सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक वर्क्स एज अ सेफगार्ड फॉर दोज बैंक्स। अगर सेंट्रल बैंक नहीं होता तो पीएनबी इज नो मोर, पंजाब नेशनल बैंक नहीं हो पाता, बच नहीं पाता। ऐसे बहुत सारे बैंक्स को आरबीआई ने बचाया है, बिकॉज अगर इफ द बैंक्स आर नॉट देयर, बैंक एम्प्लॉय गए, बैंक का जो इन्वेस्टमेंट है वो गया, कस्टमर्स को जो लॉस हुआ वो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का लॉस हुआ वो हो गया, और सबसे बड़ी बात है कि फेथ ऑन द सेंट्रल बैंक दैट इज आल्सो गुड। सो लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, जब बैंकिंग सिस्टम में किसी भी कारण से फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम इज नॉट एबल टू सर्वाइव, बैंक सर्वाइव करने की स्थिति नहीं है, एट दैट टाइम द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का जो पॉइंट है वो हेल्प करता है, एंड आरबीआई कम्स फॉर देयर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रमोशन। ओके, एंड क्लियरिंग हाउस, ये क्लियरिंग हाउस का भी एक फंक्शन है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्लियरिंग हाउस, तो ये हमारा जो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर के ये जो पॉइंट्स हैं, इसको इसी रूप में आपको याद रखना होगा कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस का मतलब ये होता है कि देखो सारे बैंक्स का अकाउंट एक आरबीआई के पास होता है। अब जैसे मान लो कि हम दिल्ली में है, तो दिल्ली में एक चेस्ट ब्रांच होगा, जो चेस्ट ब्रांच आरबीआई या तो खुद ओपन करे अपना ब्रांच, या किसी भी बैंक को वो चेस्ट ब्रांच के रूप में डेवलप कर सकता है। तो उस बैंक में क्या होगा, वो आरबीआई ही माना जाएगा उसको, तो उसमें आरबीआई का ही फंक्शन है, इसलिए आरबीआई माना जाएगा। कोई भी बैंक को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आरबीआई ने दे दिया, आप आरबीआई के एजेंट के रूप में काम कर रहे हो, एक बैंक के रूप में आप नहीं देखे जाओगे, केवल एक बैंक की ब्रांच, भले ही आप किसी भी बैंक की ब्रांच। अब उसमें क्या होगा कि हर बैंक जो भी बैंक है उनका अकाउंट होगा। मान लो कि आपने कैनरा बैंक का चेक इशू किया एसबीआई के किसी कस्टमर को, तो आप कैनरा बैंक ने पैसा, आपने चेक इशू किया और किसको पे करना है, एसबीआई को पे करना है। तो अब कैनरा बैंक क्या करेगा, उस अकाउंट में वो आपको आपके चेक का पेमेंट हो जाएगा, लेकिन वो जिस बैंक का होगा उसके खाते में डेबिट हो जाएगा और आपके में क्रेडिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम जब एसबीआई का चेक आएगा तो उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा और आपके खाते में डेबिट हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या होता है, महीने के अंत में या जो क्वार्टरली इनका होता है उसमें वो ये मैच करते हैं किसका क्रेडिट कितना हुआ और किसका डेबिट कितना हुआ, और उस दोनों के डिफरेंस को जिसका भी होगा ज्यादा उसको पे कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। समझ में आई मेरी बात? बोलो भाई। बैकग्राउंड से किसी की आवाज है? यस सर। समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। हाँ, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन में क्या होता है कि आरबीआई बैंकों के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे अगर मान लो कि अगर क्लियरिंग हाउस का फंक्शन नहीं होता या अगर ये मिसिंग होता तो बैंक कस्टमर्स को कितनी परेशानी होती। अब कस्टमर्स को 15 दिन तक इंतजार करना पड़ता था पहले, जिसे हम लोगों ने सफर किया हुआ है कि हम लोग चेक लिखते थे तो चेक 20 दिन तक इंतजार करना पड़ता, तो वो चेक जाता था महीने भर, दूसरे बैंक से क्लियर होता था, जिस बैंक का होता था चेक, और वो फिर वहां से जब क्लियर हो तो ओके हो जाता था, तब फिर पेमेंट होता था। मतलब एक चेक का पेमेंट करने के लिए महीनों भर। और आज के डेट में क्या है, आज के डेट में तुरंत इंस्टेंट पेमेंट हो जाता है, 2 दिन के अंदर ये पेमेंट हो जाता है।
ठीक है, होता है या नहीं होता है, बोलो भाई। जब अगर दूसरे बैंक का हो तो आपने देखा होगा, बैंक में कभी कभी बैंक में जाया करो, बैंक में जाओ, वहां देखो क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, जो देखो वहां पर एक चेक, आपने देखा होगा एक बॉक्स होता है जिसमें ड्रॉप बॉक्स कहते हैं कि इसमें डाल दीजिए चेक, ऐसा सुना है आपने कभी, बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो जिन लोगों ने सुना, चलो मैं एक दिन कोशिश करूंगा वीडियो बना डालूं, है ना, कोशिश करूंगा कि बैंक में घुस के वीडियो बनाऊंगा परमिशन से, बैंक मैनेजर से परमिशन लेके, ऐसा ना हो कि वो ये समझ लें कि टेररिस्ट है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्लियरिंग हाउस का फंक्शन यह है टू हेल्प द कस्टमर्स, ठीक है, उनके ट्रांजेक्शन को स्मूथ बनाने के लिए ये फंक्शन, तो इससे और भी विश्वास बढ़ जाता है। ये सारे जो फंक्शन है ना, तो इसमें एक नीचे पॉइंट है, एज ए सुपरवाइजर सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, उनको कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक, अपने पॉलिसीज के द्वारा कंट्रोल करता है, ठीक है, अपने मॉनेटरी पॉलिसीज के द्वारा कंट्रोल करता है, अपने सीआरआर बैंक रेट वगैरह की जो पॉलिसी आगे देखोगे। Regulation may be related with the licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, merging, winding up, etc. तो ये कुछ लिमिटेशंस रेगुलेशंस को इनेबल करने के लिए, एज ए सुपरवाइजर की भूमिका के लिए, ये सब सारी चीजें ये टूल्स हैं, आप इसको कहते हैं टूल्स टू सुपरवाइज। ठीक है, लाइसेंस नहीं देंगे, अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको लाइसेंस देने में डिले कर देंगे, कुछ करेंगे, ब्रांच एक्सपेंशन करना है और अब उसको सॉरी परमिशन देने में टाइम लगा देंगे। लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स है जिसको हम आगे देखेंगे, सीआरआर, एसएलआर या बैंक रेट वगैरह की बात के थ्रू देखेंगे, उसके थ्रू ये लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सुपरवाइजर की भूमिका है, तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, और ये आरबीआई टाइम टू टाइम बैंकों को इंस्ट्रक्ट करता रहता है, बोलता रहता है। अब आता है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व कैसे होता है। कस्टोडियन ऑफ कैश, जैसे मैंने कहा, आपने देखा कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, यहाँ आपने देखा पॉइंट देखा था, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का एक पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व वो कैसे है भाई, तो ये हर एक बैंक को जिसमें लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं उसी को, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा। तो कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, द कमर्शियल बैंक्स होल्ड डिपॉजिट्स इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई में अपना डिपॉजिट करते हैं पैसा, एंड लेटर हैज द कस्टडी ऑफ द कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, और आरबीआई के पास उनके पैसे की कस्टडी होती है, मतलब उस पैसे की सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे की रीजनिंग क्या है, उसके पीछे की रीजनिंग यही है कि आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी, और आरबीआई wants to ensure the safety and security of the banks and healthy economy, यही पर्पस है। तो आरबीआई इंक्रीजेस द एंड डिक्रीजेस सीआरआर, अभी प्रेजेंटली 4% का है, 4% है, ठीक है, तो इसको ये बढ़ाता और घटाता रहता है इकोनॉमी के नीड की वजह से। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशनरी कंडीशंस, अगर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस है, मनी सप्लाई ज्यादा है, इन्फ्लेशनरी कंडीशन का मतलब क्या हुआ, मनी सप्लाई ज्यादा है, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो आरबीआई को ऐसी पॉलिसी लानी पड़ेगी कि मनी सप्लाई कम हो। ठीक है, बोलो भाई। Yes, sir. तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी, तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शनरी इन्फ्लेशन मनी सप्लाई पॉलिसी को फॉलो करेगा, और डिफ्लेशनरी कंडीशन में एक्सपेंशनरी मनी सप्लाई को फॉलो करेगा। मतलब डिफ्लेशन की स्थिति है तो वैसे में आपको मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि डिमांड कम है, और जब इन्फ्लेशनरी कंडीशन है मतलब डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड को कम करने की जरूरत है, और कम कैसे होगा, जब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा। इसी को हम इन्फ्लेशनरी चेक करते हैं, इसी को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी पॉलिसी को चेक करना। ठीक है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। हमारा दूसरा पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन करेंसी रिजर्व। हमारे पास फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है, डॉलर है, पाउंड है, स्टर्लिंग है, दिनार है, रूबल है, जो भी है, तो उसका भी ये कस्टोडियन है। तो रिजर्व बैंक हैज द कस्टडी ऑफ द कंट्रीज reserves of international currency, and this enables the Reserve Bank to deal with the crisis connected with the adverse balance of payment policy. अगर फॉरेन करेंसी का रिजर्व ठीक ठाक नहीं हुआ,
इफ इट इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, जैसे कि आपको मालूम है कि 1992 में जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी, तो उस समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की समस्या बहुत थी। हार्डली इट वॉज 15 डेज। इतना बड़ा कंट्री केवल 15 दिन के लिए खाने की व्यवस्था, तो कैसा लगेगा बताओ भाई, कैसा लगेगा? तो इसको ऐसे समझो कि आप के परिवार की मंथली इनकम तो अच्छी खासी है, लेकिन जब महीने का समय आता है ना, तो आपकी बहुत सारी डिमांडों को पूरा नहीं कर पाते हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो ये इसलिए है कि हमने मैनेजमेंट सही नहीं किया, या ऐसा है कि इनकम ही कम हो। तो इसी तरह हम इस देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब तक नहीं होगा, हम अपने लिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम अपने लिए डिफेंस कमोडिटी का इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम अपने लिए जरूरत की चीजों जो मेडिसिन है उसका इंपोर्ट नहीं कर सकते, हम अपने टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज a very important function and it helps for the economic growth। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब लेंडर तो लास्ट इश्यू, जैसे मैंने कहा कि ये दादा बैंक है, एपेक्स बैंक है, ठीक है। तो जब कुछ गड़बड़ हो जाती है किसी भी बैंकिंग सिस्टम के साथ, बैंक में किसी बैंक के साथ, तो उसके रेस्क्यू के लिए आगे जाते हैं, और लेंडर द लास्ट इश्यू। द कमर्शियल बैंक्स अप्रोच द रिजर्व बैंक इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी टू टाइड ओवर द फाइनेंशियल डिफिकल्टी। जो भी डिफिकल्टी है उसको खत्म करने के लिए वो किसके पास अप्रोच करते हैं? आरबीआई के पास अप्रोच करते हैं। एंड रिजर्व बैंक कम्स टू देयर रेस्क्यू, और वो आता भी है उसके बचाव के लिए। एंड समझ में, मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो रिजर्व बैंक उसके रेस्क्यू के लिए आता भी है, ठीक है। ये अलग बात है कि जब इस तरह की स्थिति होगी तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो जब इमरजेंसी में जाओगे तो इमरजेंसी का रेट तो अलग ही होता है, और ये एक पनिशमेंट के रूप में भी समझ लो इसको कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि उनको एक मैसेज भी जाएगा कि भाई इस तरह गलती करेंगे तो हमको इतना हो जाएगा, खर्चे हो जाएंगे। तो ये तो मैंने क्लियरिंग हाउस दोबारा लिख दिया, चलो पढ़ ले, रीडिंग कर लेते हैं। समझा तो दिया। ये सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट्स सेटलमेंट। ओके, since commercial banks have their surplus cash reserves deposited in the reserve bank, it is easier to deal with each other and settle the claim of each other on the other through bookkeeping entries। मैंने bookkeeping डेबिट और क्रेडिट बोला, तो bookkeeping का रिकॉर्ड इस तरह मेंटेन किया जाता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है वहां पर। bookkeeping entries in the books of the reserve bank, the clearing of accounts has now become an essential function of the reserve bank of India। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इसका हम इसका मतलब एक ग्लिम्स जिसको कहते हैं, झलक, हम डेली के रूटीन में हम देखते हैं। तो अब ये पॉइंट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। ये भी एक बहुत बड़ी भूमिका है कि क्रेडिट और मनी सप्लाई को नियंत्रण करना। ठीक है, जब पढ़ेंगे आप, कौन पढ़ेगा? अंकित पढ़ बेटा। Yes, sir. Controller of money supply and credit through monetary policies. Two methods: qualitative and quantitative. Quantitative, na repo rate, repurchase rate. Second, bank rate or discount rate. Third, open market operation. Fourth, legal reserve requirement, variable reserve ratio method. First, CRR, B or SLR. Fifth, margin requirement. वेरी गुड। तो कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड ट्रेड, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है आरबीआई की, कि जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मार्केट में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगा तो प्राइस राइज किसी भी देखने को मिलेगा, और प्राइस राइज इज डेंजरस। इसके लिए ये एंटी वेलफेयर बन जाता है। ये तो हमारे देश में बहुत सारी सरकारें गई हैं प्राइस राइज की वजह से, है ना? बोलो भाई। और इसका बहुत बड़ा रोल है आरबीआई का। वो कैसे करता है?
तो उसके दो तरीके हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एक तो मात्रात्मक तरीका है और एक है क्वालिटेटिव, है ना। प्यार से बाबू भैया कंट्रोल कर लो मनी सप्लाई, देश की स्थिति खराब हो जाएगी, ठीक है। इसको हम परसुएशन की पॉलिसी भी कहते हैं, वो क्वालिटेटिव, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव में हम क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये क्वेश्चन आता है। रेपो रेट, इसको रीपरचेज रेट भी कहते हैं। रेपो रेट क्या कहते हैं, रीपरचेज रेट भी कहते हैं। बैंक रेट और डिस्काउंट रेट, अमेरिकन लैंग्वेज में डिस्काउंट रेट कहते हैं इसको। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और वेरिएबल रिजर्व रेशियो। अब ये वेरिएबल होता है, बदलता रहता है। इसके दो कंपोनेंट है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के, लीगल एलआरआर, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसके पहला क्या है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, और एसआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, जो सिक्योरिटी होती है ना, और जो लोन लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस सिक्योरिटी को बढ़ाती घटाती रहती है। मान लो कि आपको 100 रुपए का लोन लेना है, ठीक है, और आप सिक्योरिटी की वैल्यू जो है, मान लो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 200 रुपये है, तो गवर्नमेंट अगर फिक्स कर देगी कि 200 रुपए का आपको 50% तक की लोन ले सकते हो, ठीक है, तो 200 का 50% 100 हुआ, ठीक है, तो आप उतना ही लोन ले सकते हो। तो सिक्योरिटी वैल्यू से अगर लोन वैल्यू, सिक्योरिटी वैल्यू अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, कि हम अगर गवर्नमेंट बोल दे कि आप 40% तक ही लोन ले सकते हैं, तो 100 रुपए का लोन लेने के लिए, ठीक है, आपको डिपॉजिट जो करना पड़ेगा, वो आपको किसी भी प्रॉपर्टी का जो 40% है, उतना ही आप लोन ले पाओगे, उतना आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा। तो आपको 60 रुपए का लोन मिला। आर यू गेटिंग पॉइंट। अगर मान लो 100 रुपए सिक्योरिटी की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो गवर्नमेंट ने कर दिया मार्जिन रिक्वायरमेंट 40%, मतलब 100 का 40 कितना हुआ, 40 रुपए। वो 40 रुपए सिक्योरिटी के रूप में रखे जाएंगे बैंक के पास, और आप इनेबल होंगे कि केवल 60% ही आप लोन ले पाएंगे प्रॉपर्टी वैल्यू का। यू कैन नॉट होल्ड मोर देन 60% एज अ, ठीक है। आप टाइम मुझे लगता हो गया बेटा ना चिल्ड्रेन, टाइम हो गया बेटा। यस सर। अभी तक किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, अभी तक किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बोलो। हम इस पॉइंट को, ये स्लाइड हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, क्योंकि इसमें हमको रेपो रेट पढ़ाना है। दोबारा पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, तो केवल क्वांटिटेटिव से सीधे हम मार्जिन पर हम ज़्यादा चले आए। हम फिर इसको, इस स्लाइड को हम दोबारा बताएंगे, ठीक है, इसलिए परेशान स्लाइड के लिए नहीं होना। बाकी तो इससे पहले कि कोई भी स्लाइड्स में कोई दिक्कत हो तो बताइए आप, बोलिए बेटा, बोलो बच्चा पार्टी, बोलो भाई। यस सर। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है तो पूछो। नहीं सर, नो नहीं सर। है। नहीं है। तानिया बेटा, तानिया, आरुषि, नहीं है सर। आदर्श, रजत, नहीं है सर। आयुषी, संदेश, कोई बेटा कोई दिक्कत है बताइए, बोलिए बेटा। नो सर। नहीं सर। चलो टाइम हमारा हो चुका है, तो हम लोग एक दूसरे से हैव ए गुड डे बोल सकते हैं, यस सर। बोल सकते हैं। और आपको मैंने मनी का दूसरा पार्ट मैंने असाइनमेंट दे दिया है। मैंने एक चीज किया है कि क्लास वर्क, आपको भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कि मैंने ध्यान से सुन लेंगे आप, क्लास वर्क और होमवर्क का एक सेक्शन ही बना दिया, समझ रहे हैं। आप जितने भी लेसन पढ़ाए जा रहे हैं उससे सारे के एनसीईआरटी आप, और होमवर्क में और सारे क्लास वर्क में जो भी मैं करा रहा हूँ, जो भी पॉइंट दे रहा हूँ, वो सब क्लास वर्क में, जो भी एक्टिविटी में करा रहा हूँ वो सब क्लास वर्क में। आर यू गेटिंग पॉइंट। यस सर। ये हमारा पोर्टफोलियो आपका मेंटेन कर, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ताकि मुझे भी दिक्कत नहीं हो। एक बच्चे के क्लास वर्क में पूरा देख पाऊंगा कि क्लास वर्क बच्चे ने कितना किया है, नहीं किया है, ठीक है। ऐसे ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मैं हर चीज को सिंक्रोनाइज करना चाहूंगा। इसके अलावा कुछ एक्टिविटीज में प्लान कर रहा हूँ, उस वो जो आपका जो वीडियो वाली जो एक्टिविटीज है
उसको आप लोग जिन लोगों ने नहीं किया उसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो एक्टिविटी में मेरी कंपलसरी एक्टिविटी है सबके लिए, क्योंकि मैंने वाइवा में इस बार जो बुरा फील किया है, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बुरा फील करूं, इसलिए हर बच्चे को वो करना ही करना है। ग्रुप डिस्कशन इंडियन इकोनॉमिक्स में ग्रुप डिस्कशन होना ही होना है, इसलिए आप ये समझ कर लो, अपने पार्टनर बना लो आप कि किनके साथ आप करोगे, समझ लीजिए। आप अपने पार्टनर बना लीजिए, मैं बना दूंगा तो फिर वो दिक्कत है। आप अपने अपने पार्टनर बना लीजिए और 4 बच्चों का एक ग्रुप बना लो और उस ग्रुप में आप टॉपिक लो, उसको डिबेट करो, अपलोड करो। हर लेसन का ओवरव्यू हमारे पास पहुंचना चाहिए, मैं पहले बोल दिया हूँ। हर लेसन का ग्रुप ओवरव्यू, बना के क्या करना है? हाँ आप ग्रुप बना लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ग्रुप बना लो, हर लेसन का ओवरव्यू हमारे पास होना चाहिए। नहीं, जैसे ओवरव्यू आप का आपस में मतलब क्या डिस्कशन है? कर रहे हो, कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है, जैसे एंकर करते हैं ना, वो आप कोई क्वेश्चन पुट कर रहा है, फिर रोल बदल जाएगा और कुछ क्वेश्चन इस तरह के डिस्कशन, एक फॉर्मेट होना चाहिए, हर लेसन का होना चाहिए तारा। इसलिए मैं एक ओवरव्यू का एक बना दूंगा, एक पूरा एक सेगमेंट ही बना दूंगा, सेक्शन ही बना दूंगा, ओवरव्यू। आप हर बच्चा अपना अपना ओवरव्यू, तो सारे बच्चे। अच्छा, अगर मान लो कि आप 4 बच्चों का ग्रुप है, उन चारों बच्चों को अपने रिकॉर्ड में उसको डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक अंश ने डाल दिया और बाकी अंकित मान लो उस ग्रुप में है या जो भी है, तो वो मजे ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसने डाल दिया, ऐसा नहीं है। आर्गेटिव पॉइंट, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर Yes, sir. हाँ, ये समझ लो कि हर लेसन के साथ आपको करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो पछताओगे, पछताना ही पड़ेगा। मार्क्स कम आएंगे और ये इंटरनल पर इस बार बहुत स्ट्रेस दिया गया है, जैसा कल की मीटिंग में बताया भी गया। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. वेलकम बेटा। अब आवाजें आने लगी हमारे बच्चों की, अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। थैंक्स गिविंग का ये कल्चर जो है आप लोग डेवलप कर रहे हो, अच्छी बात है। ये घर में भी डेवलप करो, थैंक यू सर। पेरेंट्स के लिए भी डेवलप करो। जब भी मम्मी खाना बनाती है ना, एक बार बोला कि थैंक यू मम्मा, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया। ये अच्छे वैल्यूज है, इससे काम करने का एटीट्यूड भी डेवलप होता है, मम्मी को भी अच्छा लगेगा कि हाँ चलो मेरे बच्चे के लिए और अच्छा खाना बनेगा आपके लिए।